नमस्कार। चलिए आज इतिहास के उस दौर में चलते हैं जब आज का उत्तर प्रदेश आप कह सकते हैं पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की धड़कन हुआ करता था। जी हाँ, ये महाजनपद का दौर था। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसी जमीन पर प्राचीन भारत के 8 सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों ने जन्म लिया। तो एक सवाल से शुरुआत करते हैं। देखिए, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र जैसे पुराने ग्रंथ हमें 16 महाजनपदों के बारे में बताते हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि उनमें से ठीक आधे यानी 8 के 8 सिर्फ एक ही रीजन में कैसे पनप गए? आखिर इस मिट्टी में ऐसा क्या खास था? अच्छा, इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले इन 8 महान राज्यों की एक सैर करनी होगी। तो चलिए फिर एक एक करके इनकी दुनिया में कदम रखते हैं। हमारी पहली मंजिल है कुरु महाजनपद। ये एक ऐसा नाम है जिसकी गूंज आप जानते हैं वैदिक काल से ही सुनाई देती है। इसका इलाका आज के मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर तक फैला हुआ था, और राजधानियां इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर। सोचिए, ये नाम आज भी हमारी कहानियों और शहरों का हिस्सा हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि यहीं पर एक मजबूत राजशाही यानी मोनार्की की नींव पड़ी, जो आगे चलकर एक मिसाल बन गई। अब आगे बढ़ते हैं पांचाल की तरफ। ये सिर्फ एक राज्य नहीं था, बल्कि उस दौर का कह सकते हैं एक बहुत बड़ा नॉलेज हब था। आज के रुहेलखंड में बसा ये महाजनपद 2 हिस्सों में बटा था, उत्तरी और दक्षिणी, और इनकी राजधानियां थीं अहिच्छत्र और कांपिल्य। पर इसकी असली खासियत क्या थी? पांचाल अपनी जबरदस्त फिलॉसफिकल डिबेट्स और एजुकेशन के लिए पूरे भारत में मशहूर था। और हाँ, मशहूर शहर कान्याकुब्ज मतलब आज का कन्नौज, वो भी इसी का हिस्सा था। चलिए अब चलते हैं ब्रज की धरती पर, जहां शूरसेन महाजनपद का राज था। इसकी राजधानी थी मथुरा, और आप जानते हैं इसका वजूद कितना पुख्ता था। इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे ग्रीक हिस्टोरियंस ने भी इसका जिक्र किया है। वो इसे शूरसेनोई कहते थे और मथुरा को मिथुरा। कमाल है ना? हमारा अगला पड़ाव है वत्स, जो प्राचीन भारत के बिजनेस और कॉमर्स का एक पावर हाउस था। वत्स की राजधानी कौशाम्बी आज के प्रयागराज के पास थी, और इसकी सबसे बड़ी ताकत थी इसकी लोकेशन। जरा सोचिए, ये उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले ट्रेड रूट्स के बिल्कुल जंक्शन पर था। इसी वजह से ये एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब बन गया, और यहाँ के राजा उदयन, उनकी वीरता के किस्से तो खैर दूर दूर तक मशहूर थे। अब बात करते हैं कौशल की, एक विशाल राज्य जिसे पवित्र सरयू नदी 2 हिस्सों में बांटती थी। आज का जो अवध क्षेत्र है वहीं प्राचीन कौशल था। इसके उत्तरी हिस्से की राजधानी थी श्रावस्ती और दक्षिणी हिस्से की कुशावती। लेकिन इस राज्य का कद और भी बड़ा हो जाता है जब हमें ये पता चलता है कि यहाँ के महान राजा प्रसेनजित खुद गौतम बुद्ध के दोस्त और कंटेम्पररी थे। चलिए अब मल महाजनपद की ओर चलते हैं, जहाँ शासन करने का तरीका ही सबसे अलग और अनूठा था। और ये जानकारी वाकई में असाधारण है। मल की 2 राजधानियां थीं, कुशीनारा और पावा। और देखिए ये अद्भुत ऐतिहासिक संयोग कि कुशीनारा में गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया और पावा में महावीर स्वामी ने। सोचकर देखिए, एक ही राज्य 2 महान धर्मों के संस्थापकों की अंतिम यात्रा का गवाह बना। और यही बात मल को सबसे अलग बनाती भी है। जहां चारों तरफ राजाओं का शासन था, वहीं मल एक गणराज्य था, एक रिपब्लिक। यहां कोई एक राजा नहीं था, बल्कि एक संघ, मतलब एक काउंसिल मिलकर शासन चलाती थी। उस जमाने के हिसाब से ये एक बिल्कुल रेवोल्यूशनरी आइडिया था। अब आते हैं काशी पर। शायद ही कोई होगा जिसने इसका नाम ना सुना हो। हमारा 7वां महाजनपद यही विश्व प्रसिद्ध राज्य है जिसकी आत्मा वाराणसी में बसती थी। आज का वाराणसी ही प्राचीन काशी है। इसका नाम वरुणा और असी नदियों के बीच बसे होने की वजह से पड़ा। पर यह सिर्फ एक राजधानी नहीं थी, ये तो शिक्षा, शिल्प, खासकर अपने रेशम के लिए, और व्यापार का सबसे बड़ा सेंटर था। इसकी दौलत और शोहरत इतनी थी कि हर बड़ा राज्य इसे अपने पास रखना चाहता था। और हमारी इस शानदार यात्रा का आखिरी पड़ाव है चेदी महाजनपद। ये आज के बुंदेलखंड की जमीन पर बसा था। चेदी की राजधानी थी शुक्तिमती, और इसकी कहानी तो महाभारत तक जाती है, जहां इसके राजा शिशुपाल का जिक्र मिलता है। अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और मिनरल वेल्थ की वजह से ये राज्य हमेशा से ही बहुत इंपॉर्टेंट रहा। तो इन 8 राज्यों से मिलने के बाद अब हम वापस अपने मेन सवाल पर लौटते हैं। आखिर इतनी सारी शक्ति, इतना विकास इसी एक क्षेत्र में क्यों सिमटा हुआ था?
इसका जवाब एक बहुत बड़े ऐतिहासिक बदलाव में छिपा है, जिसे कहते हैं द्वितीय नगरीकरण या सेकेंड अर्बनाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में शहरों और साम्राज्यों का दूसरा महान उदय। और इस नई क्रांति का इंजन, इसका एपिसेंटर, यही गंगा के मैदानों का इलाका था। इतिहासकारों को यहां से उस दौर की खास पहचान, यानी वो चमकदार काले बर्तन NBPW, बड़ी तादाद में मिले हैं। और इस क्रांति को 3 चीजों ने मिलकर हवा दी। स्टेप 1 और सबसे बड़ा गेम चेंजर था लोहा। लोहे के औजारों से घने जंगलों को साफ करके खेती के लिए जमीन तैयार की गई। स्टेप 2, इससे हुआ सरप्लस प्रोडक्शन, मतलब जरूरत से कहीं ज्यादा अनाज पैदा होने लगा, जिसमें बड़े बड़े शहरों और बड़ी बड़ी सेनाओं का पेट भरा। और स्टेप 3, पहली बार देश में पंच मार्क्ड कॉइन्स यानी आहत सिक्के चले, जिसने ट्रेड को एक बिल्कुल नई रफ्तार दे दी। और खास बात ये कि ये तीनों ही चीजें सबसे पहले इसी इलाके में हुई। तो इस पूरे विश्लेषण से 3 बातें एकदम साफ हो जाती हैं। पहला, ये क्षेत्र पॉलिटिकल पावर का एक अनोखा सेंटर बना। दूसरा, यहीं से लोहा, खेती और करेंसी पर आधारित एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। और तीसरा, यही वो जमीन थी जहां ट्रेड, फिलॉसफी और नए धर्मों का संगम हुआ। और आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। इन प्राचीन राज्यों की गूंज, उनके शहरों के नाम, उनके व्यापारिक रास्ते, उनके महान विचार आज भी इस क्षेत्र की पहचान में किस तरह जिंदा हैं, इस पर जरा सोचिएगा।